नमस्कार मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी जो भूगोल की मौलिक संकल्पनाएं हैं, उनमें से जो 4 संकल्पनाएं आपकी बची थी उनकी बात की थी, जिसमें हमने देखा था मापनी की संकल्पना, प्रदेश की संकल्पना, स्थानिक अंतःक्रिया की संकल्पनाओं को हमने देखा था। ठीक है दोस्तों, आज हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे कि भूगोल की जो शाखाएं हैं उनकी क्या मौलिक संकल्पनाएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आपको दोस्तों पता है कि भूगोल की 2 प्रधान शाखाएं हैं। एक आपका भौतिक भूगोल है, ठीक है, और दूसरी आपकी मानव भूगोल है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भौतिक भूगोल की क्या संकल्पनाएं हैं और मानव भूगोल की क्या संकल्पनाएं हैं। क्योंकि हमने भूगोल की संकल्पनाओं की तो बात कर ली है, अब हम उनकी शाखाओं की बात करेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन द ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल की मौलिक संकल्पनाएं आधारभूत संकल्पनाएं हैं जो समानतः इसकी सभी शाखाओं और उप शाखाओं पर लागू होती हैं। यानी कि अभी तक हमने जो भूगोल की शाखाओं की बात की है या संकल्पनाओं की बात की है, वही संकल्पनाएं आधार प्रस्तुत करती हैं और कहीं ना कहीं इसकी सभी शाखाओं और उप शाखाओं पर भी लागू होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भौतिक भूगोल की मौलिक संकल्पनाएं, यानी फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो भौतिक भूगोल भूगोल की 2 प्रधान शाखाओं यानी कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में से एक है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक तथ्यों का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। इसमें उन समस्त भौतिक तथ्यों का अध्ययन सम्मिलित होता है जो भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये मनुष्य के भौतिक पर्यावरण से संबंध होने के कारण मानव भूगोल का आधार और पूरक है। यानी कि मानव भूगोल के लिए भौतिक भूगोल आधार प्रस्तुत करता है और पूरक भी है उसका। भौतिक भूगोल में स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के भौतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, तो स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के भौतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब इसकी कौन कौन सी संकल्पनाएं हैं। पहली संकल्पना है आपकी एक रूपतावाद की संकल्पना, यानी कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। ठीक है, यह पृथ्वी के धरातलीय परिवर्तन से संबंधित संकल्पना है जो निरंतर क्रियाशील प्रक्रियाओं को ही परिवर्तन का आधार मानती है। ठीक है, यानी इसका मानना है कि कुछ ऐसी क्रियाशील मतलब ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो निरंतर क्रियाशील रहती हैं, वही परिवर्तन का आधार है। यानी कि यही धरातलीय परिवर्तन को जन्म देती हैं। ठीक है, ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है आपके लिए कि इस संकल्पना का प्रतिपादन जेम्स हटन महोदय ने 1785 में किया था। ठीक है, और यहाँ पर मैं बता दूँ कि जेम्स हटन स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, तो एक रूपतावाद की संकल्पना दी किसने? जेम्स हटन ने। कब दी? 1785 में। और कहाँ के थे? तो स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, तो इस संकल्पना में वे कहते क्या हैं कि इस संकल्पना के अनुसार जो भौतिक प्रक्रिया और नियम भूतल पर वर्तमान समय में कार्यरत हैं, वे ही पिछले करोड़ों वर्षों से भौमिकीय काल के अंदर भी क्रियाशील रहे हैं। ठीक है, यद्यपि उनकी क्रिया की तीव्रता की मात्रा भौतिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही है। कहने का अर्थ है कि अगर हम उदाहरण के अनुसार समझें आपसे कि जो भूकंप के लिए आज उत्तरदायी तत्व थे या क्रिया या नियम थे, वही भूगर्भिक इतिहास में यानी कि करोड़ों अरबों साल पहले भी भूकंप के लिए उत्तरदायी कारक थे, लेकिन अब उनकी हो सकता है कि तीव्रता में अंतर हो। ठीक है, यही वो बताने की बात की जा रही है कि जो नियम और क्रियाएं आज क्रियाशील हैं यानी कि वर्तमान में क्रियाशील हैं, वही प्राचीन काल में भी क्रियाशील थी, बस उनकी तीव्रता की मात्रा में भौतिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही है। ठीक है, दूसरी संकल्पना है आपकी प्राकृतिक भूदृश्य की संकल्पना, यानी कंसेप्ट ऑफ नेचुरल लैंडस्केप। ठीक है, यहाँ पे आप दोस्तों आपको समझना है कि हम भौतिक भूगोल में भौतिक तथ्यों की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने प्राकृतिक भूदृश्य को कहा है। ठीक है, और जबकि भूगोल में क्या था? केवल और केवल भूदृश्य की संकल्पना थी। ठीक है,
और उसमें बताया गया था कि भूदृश्य आपके दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और सांस्कृतिक। लेकिन अब ये भौतिक भूगोल है तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपसे प्राकृतिक भूदृश्य की संकल्पना यानी कंसेप्ट ऑफ नेचुरल लैंडस्केप। ठीक है। पृथ्वी के तल पर प्रकृति या प्राकृतिक शक्तियों द्वारा निर्मित भूदृश्य जिस पर मानव क्रियाकलापों का प्रभाव नहीं पाया जाता, ये आपको याद रखना है कि भौतिक भूदृश्यों में मानव क्रियाकलापों का कोई प्रभाव नहीं होता, नहीं पाया जाता, उसे हम प्राकृतिक भूदृश्य कहते हैं। यह मानव विहीन भूभाग का घोतक है। ठीक है, यानी कि ये प्रेजेंट करता है किसको, मानव विहीन भूभाग को। शुद्ध रूप में प्राकृतिक भूदृश्य, यहाँ पे भूदृश्य होगा, प्राकृतिक भूदृश्य केवल वहीं मिल सकता है जहाँ मानव के पैर ना पड़े हों और जो मानव से पूर्णतः अछूता रहा है। यानी कि विश्व में कुछ ऐसे स्थान हो सकते हैं जो प्राकृतिक रूप से पूर्णतः शुद्ध रूप से प्राकृतिक हों, जहां मानव ना पहुंचा हो या मानव के पैर ना पड़े हों। ठीक है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, वन, नदी, सरिता, हिमनद, समुद्र, ज्वालामुखी, प्रवाल भित्ति, समुद्र तट, समुद्री धाराएं आदि, ये सभी प्राकृतिक भूदृश्य के प्रमुख घटक और उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ठीक है, प्राकृतिक भूदृश्यों का निर्माण तथा उनमें परिवर्तन भौतिक शक्तियों और भौतिक नियमों के अनुसार होता है। जैसा कि हमने पिछली संकल्पनाओं में भी देखा था कि भूतल पर परिवर्तन लाने वाली शक्तियाँ तीन हैं। पहला थी आपकी पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, दूसरा थी आपकी सौर शक्तियाँ और तीसरा हमने देखा था गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ। तो ठीक है, तो यही तीन शक्तियाँ भूतल पर परिवर्तन लाती हैं। भौतिक शक्तियों में जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, सूर्य तप, वर्षण, वायुदाब, हवाएं, नदियाँ, हिम नदियाँ, भूमिगत जल, समुद्री लहरें आदि प्रमुख हैं। यही सब बल भूतल पर लगातार परिवर्तन लाते रहते हैं। ठीक है, अगली संकल्पना है आपकी स्थल रूप की संकल्पना, यानी कंसेप्ट ऑफ लैंड फॉर्म। ठीक है, वो आपका पिछला भूदृश्य था यानी कि लैंडस्केप था, ये आपका लैंड फॉर्म है। तो इसे देख लेते हैं। भूतल पर अनाच्छादन यानी अपक्षय और अपर्दन और निक्षेपण के प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा उत्पन्न विशिष्ट स्थलीय आकृति को भू आकृति या स्थल रूप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप दोस्तों ये समझना है आपको कि मान लीजिए कि आपका ये भूतल है। ठीक है, तो भूतल पर पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो उत्पन्न शक्तियाँ हैं वह इस भूतल को ऊपर नीचे करती रहती हैं, यानी असमानताएं पैदा करती हैं। जबकि भूतल के ऊपर जो बल काम कर रहा है यानी कि जो अनाच्छादन प्रक्रम है, जैसे अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, इन ऊंचे नीचे भागों को काट छांट कर समतल करने का प्रयास करता रहता है। ठीक है, तो इससे जिस भू आकृति का निर्माण होता है उसे ही हम स्थल रूप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्थल रूप भी कहते हैं, भू आकृति भी कहते हैं, या केवल और केवल स्थलीय आकृति भी कहते हैं। जबकि आंतरिक शक्तियों के द्वारा उत्पन्न ऊंचे नीचे भाग को हम क्या कहते हैं, तो उच्चावच कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, उच्चावच यानी कि ये आपका रिलीफ होता है, और जो बाह्य शक्तियों द्वारा समतल करने समय काट छांट करके जो उत्पन्न की जाती है आकृति वह आपका भू आकृति या स्थल रूप कहलाता है। ठीक है, इसमें पृथ्वी के तल पर स्थित उस भौतिक स्थलीय तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जिसकी कोई आकृति या स्वरूप होता है, यानी कि बाह्य शक्तियों के द्वारा निर्मित भूतल पर आकृति या स्वरूप को ही लैंड फॉर्म कहते हैं। भूतल की समस्त भौतिक स्थलाकृतियों को तीन पदानुक्रमों में बांटा जाता है, यानी भूतल पर जो स्थलाकृतियाँ हैं उन्हें तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका प्रथम श्रेणी की भू आकृति, जिसमें आपके महाद्वीप और महासागर शामिल हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ये आप याद रखेंगे कि प्रथम श्रेणी के भू आकृति या उच्चावच तो महाद्वीप और महासागर। इसके बाद द्वितीय श्रेणी के आपके उच्चावच कौन से हैं, इन भू आकृतियों के ऊपर निर्मित भू आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, महासागरीय कटर, खाई आदि आपके द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। यानी कि पहले सबसे महाद्वीप और महासागरीय बेसिनों का निर्माण होता है, फिर इनके ऊपर पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, महासागरीय कटक व खाइयों का निर्माण किया जाता है, जो कि द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप हैं। इसके बाद आपके तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं,
तृतीय श्रेणी की भूआकृतियों का निर्माण प्रथम या द्वितीय श्रेणी की भूआकृतियों के ऊपर आंतरिक व बाह्य शक्तियों द्वारा होता है, जैसे नदी, घाटी, जलप्रपात, डेल्टा, गोकुल झील, टान झील, हिमज गह्वर यानी कि सर्ग, मोरेन, बालुका स्तूप, पेडिमेंट, बजाडा, फियोर्ड, रिया, एस्चुअरी, भृगु आदि। ये सभी क्या हैं? ये तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं। तो इन तीनों श्रेणियों को आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ से आपका ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। DM डेविस यानी कि WM डेविस के अनुसार कोई स्थल रूप भूगर्भिक संरचना, प्रक्रम और अवस्थाओं का प्रतिफल होता है। दोस्तों ये कथन भी आप याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो DM डेविस महोदय ने क्या बताया है कि कौन स्थल रूप होता है? तो कोई स्थल रूप भूगर्भिक संरचना, प्रक्रम और अवस्थाओं का प्रतिफल होता है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद अगली कंसेप्ट है आपकी भूगर्भिक संरचना की संकल्पना, यानी कंसेप्ट ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो भूगर्भिक या भौमिकीय संरचना से तात्पर्य भूपटल में स्थित शैलों की प्रकृति और स्थिति से है। ठीक है, संरचना का मतलब क्या है कि भूतल पर किस प्रकार की शैलें स्थित हैं, यानी कि उनकी प्रकृति कैसी है और उनकी स्थिति कैसी है। ठीक है, देख लेते हैं। शैल संरचना में मुख्य रूप से दो प्रकार के तथ्य सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से? शैल की रचना किस प्रकार की स्थिति में हुई है, क्षैतिज है या झुकी हुई है। ठीक है, स्थिति का मतलब यह है कि जो शैलें पाई जा रही हैं वो क्षैतिज पाई जा रही हैं या लंबवत पाई जा रही हैं। ठीक है, या चलित हैं, गुंबद, आंशित आदि हैं। इसके अलावा शैल संगठन में यह देखा जाता है कि शैल संधि युक्त है या संधि रहित है, पारगम्य है या अपारगम्य है, संगठित है या असंगठित है। ठीक है, तो संगठन में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि उसमें दरारें हैं या नहीं है, यानी कि संधि है या संधि रहित है, पारगम्य है यानी पानी नीचे तक जा सकता है या नहीं जा सकता। ठीक है, संगठित है या असंगठित है यानी कि ढीली है, इन्हें देखा जाता है। शैलें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं आपकी, ये हमने पहले भी देख चुके हैं। आग्नेय यानी इग्नियस रॉक, अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स, और कयांतरित या रूपांतरित यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, इस प्रकार की शैलों के संगठन, कठोरता, पारगम्यता आदि में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। मुलायम और असंगठित संरचना वाली शैल यानी कि चट्टान पर अपरदन कठोर तथा प्रतिरोधी व संगठित शैलों की अपेक्षा पहले और तीव्र गति से होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो चट्टानें मुलायम असंगठित होती हैं उन पर जो अपरदन का कार्य है वो तीव्र गति से होता है, किनकी अपेक्षा? कठोर, प्रतिरोधी और संगठित शैलों की अपेक्षा। ठीक है, अगली संकल्पना है आपकी भू आकृतिक प्रक्रम की संकल्पना, यानी कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस, यानी प्रक्रम की संकल्पना। इसे भी हम देख लेते हैं। जिस आंतरिक या बाह्य भौतिक कारक द्वारा भूपटल पर भू आकृतियों यानी कि स्थल रूपों का निर्माण तथा विकास होता है उसे भू आकृतिक प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि भू आकृतिक प्रक्रम क्या होता है। तो वे सभी आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ जो भूतल पर परिवर्तन लाती हैं और स्थल रूप का निर्माण करती हैं, तो आपके क्या हैं? भू आकृतिक प्रक्रम हैं। आगे देखते हैं। भू आकृतिक प्रक्रम 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? आंतरिक या अंतर्जात प्रक्रम, जिसे अंतर्जात बल भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला आपका आंतरिक या अंतर्जात, जिसे अंतर्जात बल भी कहते हैं, यानी एंडोजेनेटिक फोर्सेस। अंतर्जात प्रक्रमों की उत्पत्ति भूगर्भ यानी कि पृथ्वी के भीतर होती है और इनके द्वारा पृथ्वी की सतह पर अनेक प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। पटल विरूपण, ज्वालामुखी, भूकंप आदि अंतर्जात प्रक्रम के उदाहरण हैं। यानी कहने का मतलब है कि अंतर्जात बल वे हैं जो आपकी, मान लीजिए कि ये भूपटल है, पृथ्वी का ऊपरी भाग है, इसके नीचे जो बल काम करते हैं वो अंतर्जात बल होते हैं, यानी कि आंतरिक बल होते हैं, जैसे पटल विरूपण, ज्वालामुखी और भूकंप। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा बल है बहिर्जात प्रक्रम, जिसे बहिर्जात बल यानी एक्सोजेनेटिक फोर्स भी कहते हैं। इसके अंतर्गत अपक्षय और अपरदन यानी कि अनाच्छादन, ठीक है, अनाच्छादन में ही अपक्षय और अपरदन को सम्मिलित किया जाता है,
के कारकों को सम्मिलित किया जाता है। बहिर्जात प्रक्रमों में नदी, हिमनदी, पवन, भूमिगत जल, सागरीय लहरें, परिहिमानी आदि को सम्मिलित किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बहिर्जात प्रक्रम है उनमें आपके ये 6 कारक प्रमुख रूप से शामिल होते हैं जो बहिर्जात प्रक्रमों की पूरी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतर्जात प्रक्रम या बल धरातल के ऊपर असमानता, ये भी आपको याद रखना है कि जो अंतर्जात बल हैं वो धरातल पर असमानता पैदा करने में सक्रिय होते हैं, जबकि बहिर्जात प्रक्रम भूतल पर समतल स्थापना का प्रयास करते हैं। यानी कि अंतर्जात बल, जैसे मान लीजिए कि धरातल है आपका, तो पृथ्वी के अंदर जो बल काम कर रहा है वो क्या करते हैं, इसमें असमानता पैदा करते हैं। ठीक है, और जो बाह्य भाग में यानी कि जो वायुमंडल में जो बल काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, इनमें समतल स्थापना का प्रयास करते हैं। यानी कि जो पहले स्थल रूप था वैसे ही इसे बनाने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि आंतरिक बल यानी आंतरिक प्रक्रम असमानता पैदा करते हैं और बहिर्जात प्रक्रम समतल स्थापना का कार्य करते रहते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रक्रम विभिन्न प्रकार की शैल संरचना पर और भू आकृतिक चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अभी हम अवस्थाओं को देखते हैं कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो अगली आपकी संकल्पना भी यही है, भू आकृतिक अवस्था की संकल्पना यानी कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक स्टेज। ठीक है, तो इसे भी देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रक्रम किसी स्थल खंड पर विभिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करते हैं। ठीक है, W.M. डेविस के अनुसार स्थल रूप अपने विकास की विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग विशेषताएं रखते हैं। यानी कि एक ही स्थल रूप है जो वो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग विशेषता भी रखता है। इस प्रकार स्थल रूपों का विकास प्रक्रम विशेष द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में एक निश्चित प्रणाली के अनुसार होता है। ठीक है, स्थल रूप के विकास की अवस्थाओं को क्रमशः तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था यानी कि उसे जीर्णावस्था यानी ओल्ड स्टेज भी कहते हैं। यानी कि जो आपके स्थल रूप की अवस्थाएं कितनी हैं, 3 हैं। तरुणावस्था यानी यूथ स्टेज, प्रौढ़ावस्था यानी मेच्योर स्टेज, वृद्धावस्था या जीर्णावस्था जिसे हम ओल्ड स्टेज कहते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ भी ये भी समझ सकते हैं, इसकी तुलना आप मानव से भी कर सकते हैं कि मानव का जो जीवन चक्र होता है, मान लीजिए आपका मानव है, कोई इंसान है, इसका जो जीवन चक्र होता है, पहले आपका बाल्यावस्था आती है, दूसरे में आपकी इसकी युवावस्था आती है। ठीक है, तीसरे में इसकी प्रौढ़ावस्था आती है और चौथे में इसकी वृद्धावस्था आती है। ठीक है, और इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यही एक जीवन चक्र होता है। तो यही जीवन चक्र आपके सभी स्थल रूपों में भी लागू होता है, क्योंकि हमें पता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, प्रत्येक चीज़ परिवर्तित हो रही है। ठीक है, तो परिवर्तन इन्हीं अवस्थाओं से होकर के ही गुजरता है। ठीक है, अतः भौतिक भूगोल में अवस्था का तात्पर्य किसी निश्चित समय अवधि से नहीं है। यानी कि अवस्था का मतलब कोई समय अवधि से नहीं है, बल्कि स्थल रूप के विकास के काल से है। ठीक है, यानी कि अगर आपको अवस्था शब्द आता है तो समय से आप नहीं ले करके ये बताएंगे कि स्थल रूप किस विकास के काल से गुजर रहा है। ठीक है, अतः अपर्दन चक्र के दौरान स्थल रूप के निर्माण में अवस्था का सापेक्षिक अर्थ लिया जाता है, ना कि निरपेक्ष अर्थ। यानी अवस्था का क्या अर्थ लिया जाता है, सापेक्ष अर्थ, निरपेक्ष अर्थ नहीं लिया जाता है। ठीक है, अगली संकल्पना है आपकी अपर्दन चक्र की संकल्पना यानी कंसेप्ट ऑफ साइकिल इरोजन। इसे भी हम देख लेते हैं। अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन अमेरिकी भूगोलवेत्ता विलियम मॉरिस डेविस यानी W.M. डेविस ने किया था। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अपर्दन चक्र की संकल्पना दी किसने थी, तो W.M. डेविस ने दी थी। अपर्दन चक्र वह काल अवधि है या विकास श्रृंखला है जिससे होकर एक नवीन उत्थित भूपृष्ठ अपर्दन द्वारा युवा, प्रौढ़ तथा जीर्ण अवस्थाओं से गुजरता हुआ अंततः संप्राय मैदान यानी पेनी प्लेन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक ये सतह है, ये भूतल है आपका। ठीक है, ये समतल है बिल्कुल, तो इसमें उत्थान शुरू होता है और ये उत्थान क्या होता है,
पहले युवावस्था में होता है, फिर प्रौढ़ावस्था में पहुंचता है, फिर वृद्धावस्था में पहुंचता है और अंततः फिर से ये समतल मैदान में ही परिवर्तित हो जाता है। यानी जैसे पहले होता है वैसे फिर से हो जाता है और इसी को उन्होंने पेनीप्लेन कहा था, WM डेविस महोदय ने। ठीक है, तो इस परिभाषा को आप फिर से देख सकते हो। ये परिभाषा भी दोस्तों पूछी जाती है आपसे, इसे WM डेविस ने ही दिया था कि अपर्दन चक्र वह काल अवधि है या विकास श्रृंखला है जिससे होकर एक नवीन उत्थित भूपृष्ठ अपर्दन द्वारा युवा, प्रौढ़ तथा जीर्ण अवस्थाओं से गुजरता हुआ अंत में समप्राय मैदान पेनीप्लेन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। ये परिभाषा किसकी है? तो WM डेविस की है। आगे है, कोई भी अपर्दन चक्र 3 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। कौन कौन? युवा अवस्था, प्रौढ़ और जीर्ण अवस्था। कोई भी अपर्दन चक्र है वह 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दूं कि आपके अपर्दन चक्र होते कौन से हैं। तो नदी अपर्दन चक्र, भूमिगत जल अपर्दन चक्र, हिमानी अपर्दन चक्र, परिहिमानी अपर्दन चक्र, सागरीय लहरें अपर्दन चक्र और काष्ठ प्रदेशों द्वारा अपर्दन चक्र या सवाना अपर्दन चक्र। कुछ इस प्रकार के आपके अपर्दन चक्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली संकल्पना है आपकी क्षेत्रीय भिन्नताओं में संक्रमणीय परिवर्तन, यानी ट्रांजिशनल चेंज इन एरियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, संक्रमण का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक क्षेत्र ये है और दूसरा क्षेत्र आपका ये है। ठीक है, तो कुछ इसकी विशेषताएं भी इस बीच वाले भाग में पाई जाएंगी और कुछ इस क्षेत्र की भी विशेषताएं पाई जाएंगी। यही इसका होता है संक्रमण। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, सामान्यतः एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के लिए परिवर्तन क्रमिक रूप में होता है, जिससे दो प्रदेशों के बीच स्पष्ट रेखा खींचना कठिन हो जाता है। ठीक है, दो स्पष्ट प्रदेशों के मध्य प्रायः एक संक्रमण पेटी यानी ट्रांजिशन जोन पाई जाती है, जिसमें दोनों ओर के प्रदेशों की विशेषताएं होती हैं, जैसा हमने ऊपर भी बताया आपको। कमोवेश मात्रा में पाई जाती हैं, यानी कि विशेषताएं होती जरूर हैं। जैसे यूरेशिया तथा कनाडा में शंकुधारी वन से पर्णपाती वन या स्टेपी पास क्षेत्र एकाएक अलग नहीं हो जाते, बल्कि उनके मध्य उभय विशेषताओं वाली संक्रमण पेटी पाई जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका ये पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है, ये आपका मैदान है, तो जब आप इस पर्वतीय प्रदेश से हट करके मैदान में आएंगे तो ऐसा नहीं है कि एकदम से मैदान शुरू हो जाएगा आपका। इसमें बदलाव धीरे धीरे ही प्रारंभ होगा। ठीक है, धीरे धीरे ये मैदान में बदलेगा। तो पर्वत और मैदान के मध्य में दोनों की विशेषताएं पाई जाएंगी, इसे ही हम कहते हैं संक्रमणीय पेटी। ठीक है, इसके बाद है आपका जलवायु परिवर्तन की संकल्पना, यानी कंसेप्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जलवायु किसी विस्तृत क्षेत्र की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के औसत तथा उन दशाओं में पाई जाने वाली भिन्नताओं को प्रकट करती है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है आपका, तो यहाँ पर दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय तक जो आपकी मौसम संबंधी दशाओं का जो औसत योग है उसे ही हम जलवायु कहते हैं। ठीक है, और इसका औसत 31 वर्ष लिया जाता है। यानी किसी क्षेत्र में यदि 31 वर्ष तक एक ही प्रकार की मौसमी दशाएं रहती हैं तो वहाँ की उस प्रकार की जलवायु को घोषित कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, जलवायु विस्तीर्ण क्षेत्र तथा अधिक समय अवधि यानी कि 30 से 50 वर्ष के लिए मौसम के तत्वों जैसे तापमान, वायुदाब, वायु की गति, दिशा, आकाशीय दशा, वर्षण, आर्द्रता आदि के औसत और मध्यमान को प्रदर्शित करती है। किसी विस्तृत प्रदेश की जलवायु संबंधी दशाओं में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे जलवायु परिवर्तन क्या है तो आप बता सकते हो कि किसी विस्तृत प्रदेश यानी कि बड़े क्षेत्र की जलवायु संबंधी दशाओं में होने वाली दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, जब भूतल पर विस्तृत यानी बड़े रूप में जलवायु अत्यधिक ठंडी हो जाती है तो भूतल का अधिकांश भाग हिमाच्छादित हो जाता है यानी बर्फ से ढक जाता है। इस दीर्घकालीन शीतल अवधि को हिमयुग यानी कि ग्लेशियल पीरियड कहा जाता है। ठीक है, यानी एक ऐसा समय आता है जबकि लंबे समय तक आपका तापमान क्या होता है, नीचे गिर जाता है यानी शीतल हो जाता है, तो उसे हम हिमयुग कहते हैं यानी ग्लेशियल पीरियड कहते हैं।
और दो हिमकालों के मध्य गर्म जलवायु वाली अवधि को अंतर हिमयुग कहा जाता है। मान लीजिए कि एक ऐसा समय था जिसमें ज़्यादा ठंड थी, दूसरा ऐसा समय है जिसमें ज़्यादा ठंड है, ठीक है। तो इसके मध्य का जो समय होगा जिसमें कम ठंड होगी उसे हम अंतर हिमयुग कहते हैं, यानी इंटर ग्लेशियल पीरियड कहते हैं, ठीक है। जलवायु में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों में, यानी कि जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? तो स्थलीय उच्चावच में परिवर्तन, ध्रुवों का स्थानांतरण होना, महाद्वीपीय विस्थापन होना, वायुमंडल में ज्वालामुखी द्वारा धूल कण तथा राख की मात्रा में वृद्धि, सौर विकिरण में परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में परिवर्तन आदि इसके प्रमुख कारण हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारणों को भी आप बता सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से हैं। दीर्घकाल में जलवायु परिवर्तन के कारण हिमयुग तथा अंतर हिमयुग एकांतर से आते हैं, यानी एकांतर से कहने का मतलब है कि प्राचीन काल से ही आपका हिमयुग और अंतर हिमयुग लगातार आते जाते रहते हैं। अंतिम हिमयुग का आरंभ 10 लाख वर्ष पूर्व यानी प्लेस्टोसीन युग यानी चतुर्थ युग के आरंभ में हुआ था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम हिमयुग कब था, तो 10 लाख वर्ष पूर्व यानी प्लेस्टोसीन युग में था। जिस समय यूरोप, उत्तरी एशिया और उत्तरी अमेरिका का अधिकांश भाग हिमाच्छादित हो गया था, ग्रीनलैंड तथा अंटार्कटिका के हिम चादरें इसी युग की अवशेष हैं जो तब से आज तक पिघल नहीं पाई हैं। यानी कि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में जो आज बर्फ़ की चादर दिखाई देती है आपको, वो प्लेस्टोसीन युग की है, क्योंकि इस समय तापमान बहुत नीचे गिर गया था, तो यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ जमा हो गई थी और उसी के अवशेष आज भी पिघल नहीं पाए हैं, ठीक है। अगली संकल्पना है आपकी पर्यावरणीय संतुलन की संकल्पना, यानी कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल इक्विलिब्रियम। दो विपरीत शक्तियों या प्रभावों के बीच सम स्थिति की दशा को संतुलन कहा जाता है। संतुलन क्या होता है? दो विपरीत शक्तियों या प्रभावों के बीच जो सम स्थिति होती है उसे हम संतुलन कहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के पर्यावरण या पारिस्थितिक तंत्र में भौतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों में पारस्परिक समायोजन यानी कि पारस्परिक यानी म्यूचुअल एडजस्टमेंट पाया जाता है, जिससे विभिन्न तत्वों में सापेक्ष संतुलन यानी रिलेटिव इक्विलिब्रियम बना रहता है। पर्यावरणीय संतुलन दो प्रकार का होता है, वो अल्पकालीन संतुलन भी हो सकता है और दीर्घकालीन संतुलन भी हो सकता है। अल्पकालीन मतलब छोटे समय के लिए, दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक। मौसम संबंधी परिवर्तन अल्पकालीन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि मौसम अल्पकालीन होता है, जिसके कारण इसके द्वारा प्रभावित पर्यावरण संतुलन भी अल्प अवधि का ही होता है। जलवायु में परिवर्तन दीर्घकाल में होता है, ठीक है। वनस्पतिक क्षेत्र और प्राकृतिक वनस्पति के मध्य दीर्घकालीन संतुलन पाया जाता है। भौतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और साथ ही प्रभावित भी होते हैं, यानी कि जो पर्यावरण के तत्व हैं आपके, वे सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इसी अंतर निर्भरता के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। यदि किसी कारण से आकस्मिक परिवर्तन होता है और उस पर्यावरण में असंतुलन होता है तो भी शीघ्र ही वह असंतुलन दूर हो जाता है और पुनः पर्यावरण या पारिस्थितिक तंत्र संतुलित अवस्था में आ जाता है। इसे हम होम्योस्टैटिक क्रियाविधि कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपका ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ की अगर हम एक टहनी, मान लीजिए कि इस टहनी को काट दें तो ये थोड़े कुछ समय बाद या 1 या 2 साल में ये फिर से हरी भरी हो जाएगी। यानी कि जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को इसने क्या किया, पूर्ति कर ली, इसे ठीक कर लिया। यही आपकी होम्योस्टैटिक क्रियाविधि होती है, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये प्रकृति में ये शक्ति पाई जाती है कि वो थोड़े बहुत परिवर्तन को सहन कर लेती है, ठीक है। लेकिन जब कभी परिवर्तन इतना अधिक हो जाता है
तो फिर वह परिवर्तन को सहन नहीं कर पाती है और विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं आपके सामने आती हैं। यानी कि एक टहनी को हमने काटा तो उसे प्रकृति ने ठीक कर लिया, लेकिन अगर हम जड़ से ही इस पेड़ को उखाड़ देंगे अगर, तो फिर वह इसे सही नहीं कर पाएगी, तो पर्यावरण आपका असंतुलित हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात की भौतिक भूगोल की संकल्पनाओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जय धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।